नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है अरेना ग्रुप डी के लिए वो है श्वसन से रिलेटेड है। यानी कि रेस्पिरेशन के हम लाइन टू लाइन जो कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स जिनसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं बनते हैं, ये हम सीधी भाषा में अगर बात करें तो क्या है कि वन लाइनर है जो क्वेश्चन है वो आज हम लेकर आए हैं। थ्योरी का जो पोर्शन है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उसकी 15 से 20 मिनट की 2 वीडियो हमारी पहले आ चुकी हैं। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, वन लाइनर के थ्रू। जो पूरा जो श्वसन चैप्टर है या रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है इसको हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जो जिस फॉर्म में जिस फॉर्मेट में बनते हैं उसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है वो उठाए गए हैं। और ये मान के चलो कि जब भी श्वसन से अगर कोई क्वेश्चन बना वो हमारा जो डिस्कशन पोर्शन है इसी से ही पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और सभी पॉसिबिलिटी जो होती हैं उन सभी को इंक्लूड करके मैंने ये आपका एक वीडियो है इसके फ्रेम किया है। और इसमें सभी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाने की संभावना होती है उन सभी क्वेश्चनों को मैंने एक ही पॉइंट के वन लाइनर के तौर पर यहीं पर इंक्लूड कर लिया है। तो आप एक बार जो पोर्शन है कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक बार हमारी जो वीडियो पहले अवेलेबल है उसको देखिए। और उसके बाद जो डायरेक्ट आपको लर्न करने का जो पोर्शन है वो वन लाइनर के थ्रू आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं कि कैसा क्या इम्पैक्ट रहता है। वीडियो लास्ट तक देखिए, देखने के बाद जैसा भी आपका रिव्यू होता है वो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करिए। चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट ये दे रखा है कि जो रेस्पिरेशन है वो कंट्रोल्ड क्या ऑक्सीडेशन होता है। किसके थ्रू? फूड जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होता है तो उससे क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होती है। इनकी श्वसन है, श्वसन क्या है, भोजन का नियंत्रित ऑक्सीकरण किया जाता है जिससे क्या होगा, ऊर्जा प्राप्त होती है। इनकी फूड का ऑक्सीडेशन होगा, उसके बदले में एनर्जी मिलेगी। जो एनर्जी मिली है वो एटीपी की फॉर्म में क्या होती है, संग्रहित होती है, स्टोर हो जाती है। और एटीपी जब भी जिससे भी जहाँ पर भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी उसमें क्या होगी, यूज हो जाएगी। यानी कि एटीपी है वो इमीडिएट सोर्स है किसके लिए, सेलुलर एक्टिविटी के लिए। यानी कि एटीपी सभी कोशिकीय क्रियाओं के तत्कालिक ऊर्जा का क्या होता है, स्रोत होता है। और एटीपी सबसे ज़्यादा बनता कहाँ पर है, कौन से कोशिकांग के अंदर, कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर एटीपी सबसे ज़्यादा बनता है, वो किसके अंदर बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे ज़्यादा बनता है। क्योंकि वायवीय श्वसन या एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। प्लांट रेस्पिरेशन कंटिन्यूस करते रहते हैं, दिन हो रात हो हमेशा करते रहते हैं। जबकि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो केवल और केवल कब रहेगा, डे टाइम में रहेगा। अब मान लो कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी है और रेस्पिरेशन में है, इसका मतलब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों क्या होंगे, साइमल्टेनियसली एक साथ चल सकते हैं। इनकी प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे लगातार क्या करते रहते हैं, श्वसन क्रिया करते रहते हैं। अब प्लांट है, प्लांट की जो सभी सेल होती हैं यानी कि एवरी लिविंग सेल परफॉर्म क्या होंगी, रेस्पिरेशन। और जो केवल ग्रीन पार्ट होता है जहाँ पर क्लोरोफिल उपस्थित होता है वो पार्ट केवल क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। यानी कि प्रत्येक जीव की कोशिकाएं श्वसन करती हैं, जबकि हरी कोशिकाएं हैं वो किस में भाग लेती हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेती हैं। रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यानी कि श्वसन है वो क्या काम करता है, ऊर्जा मुक्त करता है। और जबकि प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्या करता है, संचित करता है। इनके रेस्पिरेशन एनर्जी को रिलीज करता है और जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। इनकी रिलीज करेगा तो फूड टूटेगा, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और ये कौन सा है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन बात करें कि ग्लाइकोलाइसिस है, ओनली स्टेज होती है रेस्पिरेशन की जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है, बाहर होती है। और बाहर कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर रहेगी। कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगा। हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन सा है, सेल है, सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यह सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर कौन होगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चलता रहता है। ग्लाइकोलाइसिस कॉमन होता है किसके लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। सभी टाइप का जो रेस्पिरेशन होता है, सभी सेल के अंदर जो होता है उसके अंदर क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा, कॉमन पाथवे है। इस वजह से
आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा है जो सतत है और हमेशा होता रहेगा, तो वो कौन सा होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस सब टाइप की जो सभी प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, सभी प्रकार के जो रेस्पिरेशन है उसका कॉमन या यूनिवर्सल टाइप का हम बात करते हैं। यूनिवर्सल टाइप का जो स्टेप होता है या प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस है। यानी ग्लाइकोलाइसिस कौन सा? वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार का क्या करता है? प्रेजेंट होता है, जिसमें दोनों में क्या होगा? ये उपस्थित होगा। और ग्लाइकोलाइसिस है उसके उत्पाद जो बनता है वो जो हमें डायरेक्ट गेन प्रेजेंट होता है वो क्या होगा? 2 ATP का निर्माण क्या होता है? डायरेक्टली हमें मिलता है, यानी कि कोशिका को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो ऑक्सीजन क्या है? ज़रूरी है किसके लिए? वायवीय अवशोषण के लिए। पर ग्लाइकोलाइसिस में ना तो ऑक्सीजन का यूज़ होता है तो ना CO2 क्या होगी? रिलीज होगी। यानी कि ऑक्सीकरण जो वायवीय श्वसन के लिए आवश्यक है, यानी कि ऑक्सीजन है वो ज़रूरी है किसके लिए? वायवीय श्वसन के लिए। तो परंतु जो ग्लाइकोलाइसिस है उसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो यूज़ होता है वो ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होता है? ETS। तो ETS के लास्ट स्टेप के ऊपर क्या होगा? हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक्ट एज ए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसका? ETS का या ETC का। यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का ऑक्सीजन है वो क्या है? अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। मोस्ट ऑफ ATP हैं किसके अंदर बनते हैं? ETS के दौरान, प्रोसेस के दौरान। तो सबसे अधिक ETS किसके? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तंत्र के थ्रू बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ATP का निर्माण करने वाला जो कोशिकांग है वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का सत्याग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? ATP का निर्माण करवाता है। और ATP क्या है? ऊर्जा की करेंसी है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, अवायवीय श्वसन होता है, वो लेस एफिशिएंट होता है किसके कंपैरिजन में? वायवीय। अगर अवायवीय श्वसन होगा तो केवल क्या होगा? 2 ATP का निर्माण होगा, 2 ATP का निर्माण होगा। और अगर वायवीय श्वसन है तो क्या होगा? 38 ATP का निर्माण होगा। लगभग क्या है? 20 गुना ज़्यादा क्या होती है? एनर्जी मिलती है किसके अंदर? वायवीय श्वसन के लिए। किसके कंपैरिजन में? अवायवीय श्वसन के। फ्रेगमेंटेशन होता है प्लांट के अंदर, ईस्ट के अंदर, तो इथेनॉल बनाते हैं, साथ ही क्या होगा? CO2 रिलीज करते हैं। अगर हम बात करते हैं एरोबिक यानी कि वायवीय श्वसन होता है तो CO2 रिलीज होगा प्लस वाटर रिलीज होता है। अवायवीय श्वसन होता है पर फ्रेगमेंटेशन होगा तो इथेनॉल बनेगा और CO2 बनेगा। जर्मिनेटिंग जो सीड होता है वो क्या करता है कि सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें क्या होगा? मैक्सिमम ग्रोथ फेज होता है। इस वजह से सक्रिय वृद्धि के कारण अंकुरित बीजों में श्वसन की दर क्या होती है? सबसे अधिक होती है। इनकी जर्मिनेटिंग जो सीड होते हैं उसके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होगा? सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होगा, वो किसमें? जो अंकुरित बीज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यंग टिश्यू है, मैच्योर टिश्यू है, वो भी क्या करते हैं? फास्ट रेस्पिरेशन करते हैं। नई सेल जो बन के आई है, जो हाईली क्या होगा? वर्किंग फेज में होगा, एक्टिव फेज में रहेगा, तो उसको ऊर्जा की ज़रूरत क्या होती है? ज़्यादा होती है। इस वजह से वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन प्रोवाइड करता है एनर्जी। किसके लिए करवाएगा? फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ग्रोथ के लिए है, रिप्रोडक्शन के लिए है। इनकी श्वसन किसमें सबसे ज़्यादा है? उपयोगी होता है? अवशोषण के लिए है, परिवहन के लिए, वृद्धि के लिए है, प्रजनन कार्य के लिए, ऊर्जा प्रदान करता है। अगर हम गैसीय साधन प्रदान की बात करते हैं तो पत्तियों में गैसीय साधन प्रदान क्या है? मुख्य स्रोत होता है, जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कौन सा होगा? रंध्रक रहेगा, और वो किसको कहेंगे? स्टोमेटा को कहेंगे। स्टोमेटा आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो सबसे ज़्यादा जो गैसियस एक्सचेंज होता है पत्तियों के थ्रू होगा। पत्तियों के निचली सरफेस पे सबसे ज़्यादा क्या होंगे? वहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज रहेगा। रूट है, रूट क्या करती हैं? वो भी क्या करती है? ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन करती हैं। इनकी मूल होती है, मूल रोम में भी क्या होगा? रूट एयर है या मूल रोम प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करेंगे? रेस्पिरेशन के दौरान गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो इनकी रूट जो एयर है वहाँ पर सॉइल के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशन होगी, तो पानी जहाँ पर भरा हुआ खड़ा हुआ है, तो वहाँ ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जल भराव की स्थिति में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसके कारण श्वसन नहीं हो पाता। इस वजह से जो छोटे प्लांट होते हैं
या जो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज के लिए आदान प्रदान नहीं हो पाया है, तो वो प्लांट की क्या हो जाती है, गल जाते हैं, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन लाइनर के तौर पे हम बात करें तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा होता है, फर्स्ट मुख्य होता है, प्रमुख होता है। उसके बाद अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तो फैट का यूज़ होगा, फैट नहीं होगा तो फिर किसका यूज़ होगा, प्रोटीन का यूज़ होगा। जनरली एनिमल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो पादप में सबसे पहले रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पर कौन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो कार्बोहाइड्रेट प्रथम है और मुख्य क्या श्वसन सबस्ट्रेट है, जिसके बाद पदार्थ है जिसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पर या रेस्पिरेशन के लिए जो यूज़ करने वाला उत्पाद है वो कौन सा था, कार्बोहाइड्रेट है। इसके उत्पादन का यूज़ कर कर और वो क्या करते हैं, श्वसन प्रक्रिया करेंगे और जिससे क्या होगा, एनर्जी हमें मिलती रहेगी। एक टर्म होता है रेस्पिरेटरी क्वेशेंट है। रेस्पिरेटरी क्वेशेंट क्या होगा, आइडेंटिफाई करता है कि जो कोई भी सेल है, ऑर्गेनिज्म है, उसमें मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, ये हम CO2 और O2 की जो वॉल्यूम है उसको मेजर कर कर हम क्या करते हैं, बताते हैं। तो रेस्पिरेटरी क्वेशेंट क्या होता है, CO2 वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2। इस बात को देखकर हम ये बता पा सकते हैं कि रेस्पिरेशन है उसमें कार्बोहाइड्रेट यूज़ हो रहा है, फैट यूज़ हो रहा है, प्रोटीन यूज़ हो रहा है, ऑर्गेनिक एसिड यूज़ हो रहा है, तो वो हम उसको रेस्पिरेटरी क्वेशेंट के थ्रू पता लगाते हैं। इनकी रेस्पिरेशन गुणांक से पता चलता है कि कौन सा पदार्थ है उस श्वसन में यूज़ हो रहा है। फैट का ऑक्सीडेशन होगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, किसके कंपैरिजन में, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा, एक ऑक्सीजन चाहिए तो एक CO2 रिलीज होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन का कंजप्शन ज़्यादा है, तो फैट का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट वो कितना है, 0.7। वसा को कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ऑक्सीकरण करते वक्त या डाइजेस्टिव या सेप उसका रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होगा तो ऑक्सीजन की ज़्यादा एनर्जी की या ज़रूरत पड़ती है। रेस्पिरेशन है वो कैसा है, एनर्जी को रिलीज करता है। एग्जोगोनिक है, यानी कि ऊर्जा मुक्तकारी प्रक्रिया है, जिससे ऊर्जा क्या होगी, उत्पन्न होती है, रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस है वो क्या होगा, एनर्जी का यूज़ करता है, एनर्जी का यूज़ कर कर जो फूड है उसका क्या करता है, उत्पादन करता है। यानी प्रकाश संश्लेषण एक ऊर्जा का आवश्यक प्रक्रिया है और इसमें क्या होगा, ऊर्जा का आवश्यकता होती है, उसका उपयोग करके क्या करते हैं, भोजन का संश्लेषण और संग्रहण करते हैं। एक लाइफ है वो कैन नॉट कंटिन्यू विदाउट क्या होगा, रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें तो अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगी, एटीपी नहीं बनेगी तो अदर फंक्शन नहीं होंगे, अदर फंक्शन नहीं होगा तो सेल है, ऑर्गेनिज्म है, वो सर्वाइव नहीं करेगा। इस वजह से लाइफ को कंटिन्यू बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, रेस्पिरेशन की। श्वसन के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि एटीपी का उत्पादन नहीं बन पाएगा, जो आवश्यक कार्यों में क्या होगा, ज़रूरी होता है। तो ये हमने इनिशियली 25 जो सेगमेंट है, पॉइंट है, लाइनर है, ये आपके साथ डिस्कस किए हैं। और भी क्वेश्चन है वो आपके साथ हम डिस्कस करें। ये 10 से 15 मिनट की जो वीडियो है, इस 15 मिनट की वीडियो में हम आपके साथ है जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, या हम कह सकते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं। आशा है कि पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं ये आपकी जो तैयारी है उसको एक नया शेप देने का काम करेंगे, बूस्टअप देने का काम करेंगे। आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, सोच है, वो साइंस को लेकर बदलेगी कि साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो टफ नहीं आते हैं, बस ये बशर्ते कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी हो, सटीक हो, तो इसमें एग्ज़ाम की तैयारी है उसको एक निखर कर आती है। तो आप जुड़े रहें और इसी प्रकार की जो वीडियो हैं साइंस से रिलेटेड हैं, जो इसके हरियाणा ग्रुप डी से जो रिलेटेड हैं, जो आपके लिए विटामिन का काम करती रहेंगी। तो जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जुड़े रहे, धन्यवाद।